हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। आज इस वीडियो में हम संघात्मक शासन के गुण यानी कि मेरिट्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम पिछली वीडियो में ये डिस्कस कर चुके हैं कि संघात्मक शासन एक ऐसा शासन होता है जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार और राज्यों की सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। तो ऐसे सिस्टम में कुछ शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास रहती हैं और कुछ राज्यों की सरकारों के पास रहती हैं। कानून बनाने को लेकर, उनको इम्प्लीमेंट करने को लेकर दोनों हर तरीके की जो पावर्स हैं वो विभाजित रहती हैं केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य। अब इस तरीके के शासन व्यवस्था में, फेडरल सिस्टम में कुछ अच्छाइयाँ हैं और उसकी जो सबसे पहली अच्छाई है, सबसे पहला जो गुण है उसको हम कह सकते हैं कि ये संघीय शासन राष्ट्रीय एकता और स्थानीय सरकारों के बीच में एक अच्छा सामंजस्य स्थापित करने में सहायक होता है। इससे अच्छा कोऑर्डिनेशन रहता है बिटवीन नेशनल इंटीग्रेशन एंड लोकल यूनिट्स के अंतर्गत। क्योंकि क्या होता है कि कुछ शक्तियां कानून बनाने को लेकर केंद्रीय सरकार के पास रहती हैं और कुछ पर्याप्त शक्तियां राज्य सरकारों को दी हुई रहती हैं। उसका नतीजा ये होता है कि दोनों की दोनों सरकारें आपस में अच्छा सामंजस्य स्थापित करते हुए काम करती हैं। एक तरफ जहां केंद्र सरकार कार्य करती है, कुछ जो नेशनल इश्यूज़ हैं, जिनका कुछ ऐसे विषय जिनका संबंध पूरे राष्ट्र से होता है, पूरे कंबाइंड वे में सबसे रहता है, सब राज्यों से संबंधित समस्याएं होती हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास रहता है। तो इससे एक सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी निकल करके आती है, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति कि हमारी सारी जो पावर्स हैं वो केंद्र सरकार के हाथ में निहित हैं, जिससे कि एक यूनिटी को बढ़ावा मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ कहीं पर छोटे जो राज्य हैं उनको भी पर्याप्त अधिकार दिया जाना चाहिए, उनको भी एक स्पेस दिया जाना चाहिए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो राज्य सरकारें हैं उनको जो उनके लोकल इश्यूज़ हैं, उनकी जो लोकल समस्याएं हैं, उनको सॉल्व करने के लिए वो उनको एक फ्री हैंड दिया जाता है और उनको पर्याप्त शक्तियां दी जाती हैं ताकि वो अपनी लोकल प्रॉब्लम्स को अपने आप सॉल्व कर सकें। तो एक अच्छा कोऑर्डिनेशन हमें देखने को मिलता है राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच में। एक दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन हम देखते हैं। दोनों ही प्रवृत्तियां, विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण की प्रवृत्तियों का सुंदर सामंजस्य हमें इस संघीय व्यवस्था में, संघीय शासन में देखने को मिलता है। दूसरी जो एक विशेषता या गुण हम इसमें कह सकते हैं वो है कि छोटे और निर्बल राज्यों को, जो कम शक्तिशाली राज्य हैं, उनको अधिक शक्तिशाली बनाने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है। अ बेटर चांस टू ग्रो अप एंड डेवलपमेंट फॉर स्मॉल स्टेट्स। जैसे हम देखते हैं कि अगर हम अमेरिका का उदाहरण लें, हम जानते हैं कि अमेरिका जो फेडरेशन बना है वो 50 छोटे छोटे यूनिट्स से मिलकर बना है, राज्यों से मिलकर बना है। तो जो 50 राज्य हैं, यदि वो अलग अलग रहते, छोटे छोटे राज्य रहते, तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वो जो आज अमेरिका की स्थिति है कि वो उन सारे राज्यों को मिलकर के 50 राज्यों को मिला करके एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहलाता है, तो वो वाली स्थिति ना होती और वो एक सुपर पावर कंट्री ना बन पाता। एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ना हो पाती। ऐसा ही हम अपने भारत का भी अगर उदाहरण लें तो भारत में जैसे कि हम जानते हैं कि 28 राज्य हैं और 28 राज्यों में कुछ छोटे राज्य हैं, कुछ बड़े राज्य हैं, और कोई पॉपुलेशन की दृष्टि से बड़ा है, कोई क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, कोई छोटा है। तो उस दृष्टि से अगर हम देखें तो लेकिन राज्य को केंद्र सरकार की तरफ से, हमारे संविधान की तरफ से पर्याप्त शक्तियां दी गई हैं। निर्बल राज्यों को कहें कि उनको अधिक शक्तिशाली बनाने की कोशिश की गई है ताकि वो अपना विकास कर सकें। तो संघीय शासन में उनको पर्याप्त अवसर दिया जाता है, उनको मौका मिलता है ताकि निर्बल राज्य अधिक से अधिक शक्तिशाली बन सकें और ताकि जिससे कि उनकी जो स्थिति है, वो जो एक कहावत है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, अगर सारे राज्य मिलकर के एक संघ का निर्माण करते हैं तो वो
कहीं ज़्यादा अधिक शक्तिशाली दिखता है, वो नज़र आता है। वही चीज़ कि अगर यही राष्ट्र अलग अलग होते और उनका अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इतना अच्छा एग्जिस्टेंस नहीं होता, लेकिन यही राष्ट्र मिल करके यही राज्य मिल करके एक नेशन का निर्माण कर रहे हैं, एक फेडरेशन का, एक यूनियन का निर्माण कर रहे हैं, तो वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उस राज्य को ज़्यादा अधिक शक्तिशाली बनाने में सहायक होता है। इसी तरह तीसरी जो विशेषता हम कह सकते हैं कि जो ये संघीय शासन है, संघात्मक शासन है, ये नागरिकों में राजनीतिक चेतना को बढ़ाने में सहायक होता है। इट हेल्प्स टू एनहेंस पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अमंग सिटीजन्स। कैसे? क्योंकि संघीय शासन में क्या होता है कि प्रत्येक नागरिक अपने क्षेत्र में सारा विकास करता है। संघीय सरकार की उसको एक छाया प्राप्त होती है, उसके अंडर में काम करता है, और गवर्नमेंट के अंडर में रह कर के काम करने से उसके अंदर शासन को जानने की, शासन को पहचानने की एक टेंडेंसी पैदा होती है, रुचि उत्पन्न होती है, और वो सरकार के प्रत्येक कार्य में भाग लेना पसंद करता है। वो अपने नागरिक अपने आप को गवर्नमेंट का, सरकार का एक पार्ट फील करता है कि हम भी सरकार का एक हिस्सा हैं, जिससे कि उन्हें ये लगता है कि हम राजनीतिक कार्यों में नागरिक जो है वो रुचि लेते हैं, और जो किसी कंट्री के अंदर रहने वाला नागरिक है वो अपने आप को इस सिस्टम से अपने आप को फैमिलियर फील करता है कि हमारे पास भी कुछ शक्तियां हैं। जैसे कि हम संघीय शासन में देखते हैं कि जो पावर्स हैं, पॉलिटिकल पावर्स हैं, वो किसी एक पर्सन के हाथ में नहीं रहती, बल्कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहती हैं। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, कुछ स्टेट की गवर्नमेंट्स के हाथ में, कुछ लोकल गवर्नमेंट्स, जो लोकल यूनिट्स हैं, मतलब निचले स्तर तक भी लोगों के हाथ में पावर्स रहती हैं, और व्यक्ति ये फील करता है कि हम भी पावरफुल हैं और हम इस पॉलिटिकल प्रोसेस का और इस सरकार का एक हिस्सा, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इससे लोगों के अंदर एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस पैदा होती है और राजनीति के कार्यों को करने में, सरकार के कार्यों में उसकी रुचि बढ़ती है, इंटरेस्ट बढ़ता है। तो ये कहीं ना कहीं संघीय शासन के लिए हेल्पफुल रहता है। इसी तरह एक अच्छा गुण इसका हम कह सकते हैं कि संघीय शासन में ये जो सिस्टम है ये निरंकुश नहीं होने देता। सिस्टम को निरंकुश शासन होने की संभावनाएं ना के बराबर होती हैं। नो पॉसिबिलिटीज़ ऑफ डिक्टेटरशिप, क्योंकि पॉलिटिकल पावर्स कानून बनाने को लेकर, उनको इम्प्लीमेंट करने को लेकर, जुडिशरी से रिलेटेड जो पावर्स हैं, सारी की सारी जो पावर्स हैं वो किसी एक पर्सन में ना होकर के डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, विभाजित हैं। और यही इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ निरंकुशता वहाँ उत्पन्न होती है जहाँ पर कि सारी की सारी शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति में निहित कर दी गई हों, एक जगह सेंट्रलाइज्ड कर दी गई हों, तो वहाँ पर निरंकुशता की संभावनाएं, डिक्टेटरशिप की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। संघीय व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसका एक मुख्य गुण ही यही है कि इसमें शक्तियों का विभाजन किया जाना है। कुछ शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास रहनी है, कुछ निचली जो सरकारें हैं उनके पास रहनी है। निचले स्तर तक शक्तियों को विभाजित कर दिया गया है, अलग अलग लोगों में उस शक्तियों का उपयोग किया जाता है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इस सिस्टम में कोई एक व्यक्ति तो निरंकुश हो ही नहीं सकता, और निरंकुशता की संभावनाएं बिल्कुल न के बराबर इसमें होती हैं। इसके अलावा ये जो सिस्टम है, संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम, ये विशाल राज्यों के लिए बहुत ही अच्छी और उपयुक्त शासन प्रणाली है। बड़े स्टेट्स जैसे हम अपने यहाँ देखते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कोई क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा, कोई जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा, तो ऐसे स्टेट्स, वो इतने बड़े स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश की, एक जो विश्व में दूसरे देश हैं, एक पूरे कंट्री की पॉपुलेशन के बराबर राज्य हैं। तो ऐसे ये तो बड़े राज्य जो हैं, इनका जो एग्जिस्टेंस है वो ज़्यादा सही है किसी संघ का निर्माण करके, अगर उनको भी पर्याप्त शक्तियाँ मिली हुई हैं, प्लस वो किसी के अंडर में भी काम कर रहे हैं, तो दोनों की दोनों जो सरकारें हैं वो आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन बना करके
और विभिन्नताओं के साथ साथ बड़े राज्यों में लैंग्वेज की, भाषा, धर्म, जाति, अलग अलग हितों के लोग, विभिन्नताएं पाई जाती हैं अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे जैसे हम एरियाज़ में अलग अलग जाते हैं, तो लेकिन उसके बावजूद भी ये जो व्यवस्था है, बड़े राज्यों के लिए विभिन्नताओं के आधार पर जो अलग अलग क्षेत्र निर्मित हो जाते हैं, उसके बावजूद भी उनको जो अलग अलग राज्य सरकारों को उनके हिसाब से शक्तियाँ दी जाती हैं अपनी समस्याओं से निपटने के लिए, जिससे कि संघीय व्यवस्था बड़े राज्यों के लिए एक वरदान साबित होती है। और ये एक अच्छी व्यवस्था बड़े राज्यों के लिए कह सकते हैं। इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि संघात्मक व्यवस्था का एक अच्छा गुण ये भी है कि इसमें शामिल राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। ये सारे राष्ट्र मिल करके उस कंट्री की, उस राज्य की, उस फेडरेशन की या यूनियन की प्रतिष्ठा बढ़ा देते हैं। हम देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आज के देश में, जहाँ पर कि संघीय शासन प्रणाली है, और संघीय शासन प्रणाली का संयुक्त राज्य अमेरिका को एक ओरिजिन कंट्री हम कह सकते हैं, जहाँ से कि ये व्यवस्था शुरू हुई। एक ऐसा देश जिसने कि इस व्यवस्था को सबसे पहले अपनाया। और आज हम देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक ऐसा देश है जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महाशक्ति के रूप में, महाशक्ति देश के रूप में जिसकी गिनती होती है। तो ऐसे देश को जो राज्य हैं, राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय, उन्होंने ही उसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में वृद्धि करी है। जो 50 राज्य हैं जिनकी वजह से वो एक कहलाता है यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य, जिनके कारण आज वो एक महाशक्ति के स्टेटस पर है। और विश्व में कहीं भी कोई घटना घटती है तो हम देखते हैं कि महाशक्ति अमेरिका का इंटरफेरेंस हम पाते हैं। तो ये उसका दबदबा है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। वो कहीं ना कहीं उसकी इस सिस्टम को, इसके लिए कहीं ना कहीं उसका जो ये संघीय व्यवस्था का सिस्टम है, ये जिम्मेदार है। उसको उस के 50 राज्यों ने, 50 स्टेट्स ने उसको शक्तिशाली बनाया है, जिसके कारण उसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुई है। तो ये संघीय शासन का एक अच्छा गुण हम मान सकते हैं। इसी तरह एक विशेषता, एक गुण ये भी कहा जा सकता है कि क्योंकि शक्तियाँ संघीय शासन में विभाजित रहती हैं और लोकल लोगों तक भी पावर्स दी जाती हैं, लोकल बॉडीज़ को भी अपना प्रतिनिधि चुनने की, अपने कानूनों को बनाने की, अपनी समस्याओं को अपने लेवल पर सुलझाने की आज़ादी दी जाती है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को शासन का एक हिस्सा महसूस करे। तो ये स्थानीय स्वशासन का जो लाभ मिलता है संघीय शासन व्यवस्था में, ये एक बहुत बड़ी बात होती है, जिससे कि प्रत्येक नागरिक अपने आप को शासन का हिस्सा मानता है और अपने आप को सरकार में महसूस कर सकता है। तो इसके जो लोकल गवर्नमेंट्स के जो बेनिफिट्स होते हैं वो हम संघीय शासन व्यवस्था में ही उठा सकते हैं, ना कि एकात्मक व्यवस्था में। इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि जब इतनी सारी हमें विशेषताएं देखने को मिलती हैं, अच्छाइयाँ देखने को मिलती हैं, तो एक सीधी सी बात है कि इस व्यवस्था में तेज़ी से आर्थिक विकास होता है, पॉसिबिलिटीज़ ऑफ रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि राज्य सरकारें संगठित होकर के कार्य करती हैं, केंद्र सरकार उनके साथ आपस में कोऑर्डिनेशन बनाकर काम करती है। और इस वजह से हम ये कहते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था में तेज गति से आर्थिक विकास संभव हो पाता है। हम देखते हैं कि जो फास्ट इकोनॉमीज़ हैं, तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, वही उन्हीं देशों में आते हैं जहां पर कि हम संघीय शासन व्यवस्थाएं देखते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था में तीव्र आर्थिक विकास संभव हो पाता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जिनके कारण हम कह सकते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था एक सर्वोत्तम व्यवस्था है, और जिसमें कि राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के बीच आपस में सामंजस्य के साथ शक्तियों का विभाजन किया जाता है और उनको आपस में कार्य करने का पर्याप्त शक्तियों के साथ अवसर दिया जाता है। थैंक यू।